आइए पहले हम स्टैटिस्टिक्स की कुछ बुनियादी टर्मिनोलॉजी को स्पष्ट कर लें। हमें किसी वेरिएबल या इंडिकेटर का किसी जन समूह में प्रेवलेंस या फ्रीक्वेंसी का सच या फिर पॉपुलेशन वैल्यू जानना है। इसके लिए एक सर्वे या अध्ययन करना होगा। सर्वे के लिए पहले हम पॉपुलेशन के एक छोटे से हिस्से या सैंपल को चुनेंगे और फिर सैंपल में चुने गए व्यक्तियों यानी इंडिविजुअल से मिलकर उस इंडिकेटर के बारे में जानकारी लेंगे। इस जानकारी के एनालिसिस से हमें उस इंडिकेटर का सैंपल वैल्यू या पॉइंट एस्टिमेट मिलेगा। यह सैंपल वैल्यू ही जनसमूह के बारे में सच का अनुमान या एस्टिमेट है। जनसमूह के स्वास्थ्य के किसी भी पहलू की असली सच्चाई का आमतौर पर हमें पता नहीं होता। सैंपल सर्वे से सैंपल का सच मिल जाता है, मगर इससे जनसमूह के सच का सिर्फ एक एस्टिमेट मिल पाता है, सच नहीं मिलता। अलग अलग प्रकार की स्टडी के लिए सैंपल साइज की गिनती करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके और फॉर्मूला हैं। स्टैटिस्टिक्स की भाषा सीखने के बाद फॉर्मूला के प्रयोग से सैंपल साइज निकालना इतना कठिन भी नहीं है जितना हमें लगता है। चलिए फिलहाल हम कुछ सरल एप्स का उपयोग करना सीख लेते हैं। इस तरह हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। अमेरिका की विख्यात संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन (CDC) ने पब्लिक हेल्थ के प्रयोजन के लिए एपीइन्फो नाम की एक फ्री ऐप बनाई है जो मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध है। एपीइन्फो के कई मॉड्यूल हैं। आज हम स्टैट कैल्क मॉड्यूल को चलाना सीखेंगे और इसकी मदद से सैंपल साइज की गिनती करने के सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। मोबाइल फोन में स्टैट कैल्क मॉड्यूल ऐसा दिखता है। इस मॉड्यूल में कई काम के हिस्से हैं। इनमें से हम आज पॉपुलेशन सर्वे के सैंपल साइज वाले हिस्से को समझेंगे। इस ऐप से पॉपुलेशन सर्वे का सैंपल साइज निकालने में मदद मिलती है। इसमें सैंपल साइज का फॉर्मूला पहले से ही डाला हुआ है। सैंपल साइज की गिनती करने से पहले यह ऐप हमसे कुछ डेटा मांगता है। यह डेटा है जनसमूह की आबादी या पॉपुलेशन साइज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, कॉन्फिडेंस लिमिट्स या कॉन्फिडेंस इंटरवल्स या एक्सेप्टेबल मार्जिन ऑफ एरर। चलिए इन सभी को एक एक करके समझ लेते हैं। जिन जनसमूह का सच आप जानना चाहते हैं उसकी आबादी या पॉपुलेशन साइज कितना है। पिछले वीडियो वाले उदाहरण में हमें जिले की गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की प्रेवलेंस का सच जानना था। यहाँ पॉपुलेशन साइज का मतलब होगा कि हमारे जिले में वर्तमान में कितनी गर्भवती महिलाएं हैं। इसका सही आंकड़ा हमें पता नहीं होगा, इसलिए एक अनुमानित आंकड़ा चल जाएगा। हमने जन्म दर के आधार पर इसका अनुमानित आंकड़ा 45,000 माना था। यहां भी हम इसे लेकर ही चल सकते हैं। जिस वेरिएबल या इंडिकेटर को आप मापना चाहते हैं उसकी जनसमूह में लगभग क्या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या प्रेवलेंस होगी। अपने उदाहरण में हमें गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का प्रेवलेंस जानना है, तो हमें पहले इसका एक अनुमानित आंकड़ा देना होगा। अगर यह आंकड़ा NFHS या इस प्रकार के किसी सर्वे में या फिर HMIS से उपलब्ध हो तो उसका उपयोग करना चाहिए। अगर किसी तरह का कोई अनुमानित आंकड़ा न हो तो 50% प्रेवलेंस मानकर चलना चाहिए। कॉन्फिडेंस लिमिट्स या एक्सेप्टेबल मार्जिन ऑफ एरर यानी सर्वे से जो हमारा नतीजा या पॉइंट एस्टिमेट निकलेगा उसकी जनसमूह की सच्चाई से कितनी दूरी हमें मंजूर होगी। यह आंकड़ा सर्वे से नहीं मिलेगा, यह आपके कॉमन सेंसिकल जजमेंट पर निर्भर है। यहाँ पूछा जा रहा है कि मान लें जनसमूह का सच 50% है, तो सर्वे का आंकड़ा इससे कितना कम या ज्यादा होने पर भी आपके अध्ययन के लिए चल जाएगा। 50% की जगह 40% का या फिर 60% का एस्टिमेट चल जाएगा, यानी प्लस या माइनस 10% की दूरी चल जाएगी या नहीं। यह तो बहुत ज्यादा एरर है। प्लस या माइनस 5% सही रहेगा। याद रखिए, सर्वे में जनसमूह का सच नहीं मिलेगा,
उसमें कुछ एरर तो आना ही है। कितना एरर हमारे काम के लिए चल जाएगा वही सोचकर सिलेक्ट करना होगा। अब देखते हैं यह ऐप कैसे काम करता है। पॉपुलेशन साइज में हमने 45,000 डाला, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में 50% ही रहने दिया, कॉन्फिडेंस लिमिट्स या एक्सेप्टेबल मार्जिन ऑफ एरर के लिए 5% रहने दिया। इसका मतलब हुआ कि अगर जनसमूह का सच 50% है तो हमें यह मंजूर है कि सर्वे का एस्टिमेट 45% और 55% के बीच रहे। अब नजर डालते हैं सैंपल साइज पर। टेबल के 2 कॉलम हैं, कॉन्फिडेंस लेवल और सैंपल साइज। हम देख सकते हैं कि अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल का अलग अलग सैंपल साइज दिया गया है। यह कॉन्फिडेंस लेवल क्या है और हम इनमें से कौन सा सैंपल साइज चुनें, इसका रहस्य मजेदार है, उसे हम आगे समझेंगे। फिलहाल यह समझकर चलते हैं कि आमतौर पर हम 95% कॉन्फिडेंस लेवल वाले सैंपल साइज को ही मानते हैं। इसका आंकड़ा 381 है, तो 381 हमारा मिनिमम सैंपल साइज हुआ। इसका मतलब है अगर हमारे जनसमूह की आबादी 45,000 है, जनसमूह में हमारे इंडिकेटर की पॉपुलेशन वैल्यू या सच लगभग 50% है, सर्वे से इस सच का एस्टिमेट 45% और 55% के बीच होना हमें मंजूर है, तो कम से कम 381 व्यक्तियों को हमें सर्वे में शामिल करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि किन आंकड़ों को बदलने से सैंपल साइज पर किस तरह का असर होता है। पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और कॉन्फिडेंस लिमिट्स को न बदलकर सिर्फ पॉपुलेशन साइज को बदलकर देखते हैं। अगर हमारा जनसमूह या यूनिवर्स छोटा है, जैसे कि एक ब्लॉक, तो गर्भवती महिलाओं के जनसमूह की संख्या भी छोटी होगी। मान लें 4,000, तो सैंपल साइज भी घटकर 350 हो जाता है। पॉपुलेशन साइज को और कम करने से सैंपल साइज और कम होता जाता है। पॉपुलेशन साइज करीब 50 से कम होने पर सैंपल साइज और पॉपुलेशन साइज लगभग बराबर हो जाते हैं। अगर पॉपुलेशन साइज बढ़ता है तो सैंपल साइज भी बढ़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। करीब 2,30,000 के पॉपुलेशन साइज पर सैंपल साइज का आंकड़ा 384 तक पहुंचता है। फिर पॉपुलेशन साइज चाहे जितना भी बढ़ जाए, सैंपल साइज नहीं बढ़ता। ध्यान से देखें तो पता चलता है कि पॉपुलेशन साइज 4,000 हो या 45,000, सैंपल साइज में कोई खास फर्क नहीं है। अब पॉपुलेशन साइज और कॉन्फिडेंस लिमिट्स को न बदलते हुए सिर्फ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को बदलकर देखते हैं। पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को 50% से कम करके देखें, सैंपल साइज भी कम होता जाता है। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को 50% से बढ़ाकर देखें। अरे, इसे बढ़ाने से भी सैंपल साइज घट ही रहा है। इसका मतलब है सबसे अधिक सैंपल साइज की जरूरत तब पड़ती है जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या प्रेवलेंस 50% होता है। और एक मजे की बात, 60% और 40% एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों का सैंपल साइज एक समान है। उसी तरह 90% से 10% का और 70% से 30% का भी। थोड़ा सोचने में समझ में आता है कि यह तो होना ही था। हमारे एनीमिया वाले उदाहरण में एनीमिया का सच 65% बताया गया था। 65% हुआ एनीमिया वाली महिलाओं की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। स्टैट कैल्क ऐप में यह डालकर देखें। पॉपुलेशन साइज 45,000, कॉन्फिडेंस लिमिट्स 5% और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 65%। इसका सैंपल साइज निकलता है 347। अगर हमें एनीमिया वाली नहीं, बिना एनीमिया वाली महिलाओं का सर्वे करना होता तो हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिया होता 35%। स्टैट कैल्क ऐप में यह आंकड़ा डालकर देखें। इसका सैंपल साइज भी 347 ही है।
अब पॉपुलेशन साइज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को न बदलते हुए सिर्फ कॉन्फिडेंस लिमिट्स बदलकर देखें। यह मामला उल्टा है। कॉन्फिडेंस लिमिट्स को जितना कम करो, सैंपल साइज उतनी तेजी से बढ़ता जाता है। कॉन्फिडेंस लिमिट्स 5% से 3% किया तो सैंपल साइज 1042 हो गया, और कॉन्फिडेंस लिमिट्स को जितना बढ़ाओ उतनी ही तेजी से सैंपल साइज घटता है। अगर आपको 20% कॉन्फिडेंस लिमिट्स मंजूर हो तो केवल 24 महिलाओं के सैंपल साइज को जांचना होगा। संक्षिप्त में कह सकते हैं कि पॉपुलेशन साइज से वास्तव में मिनिमम सैंपल साइज पर ज्यादा असर नहीं होता। क्योंकि हमें वास्तव में जन समूह के सच के बारे में पता नहीं होता, हम आम तौर पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को 50% ही लेकर चलते हैं। 50% लेने से सबसे बड़ा सैंपल साइज निकलता है, तो 50% लेने में गलती करने की कोई संभावना नहीं रहती। सैंपल साइज पर सबसे अधिक असर कॉन्फिडेंस लिमिट्स या मार्जिन ऑफ एरर से पड़ता है। यह आंकड़ा कहां से आता है? सर्वे का एस्टिमेट जन समूह के सच से कितना दूर होने से आपका काम चल जाएगा, आपके इस जजमेंट पर निर्भर होता है। इसलिए वास्तव में आप कितने बड़े सैंपल का सर्वे करने में काबिल हैं, आपके पास कितना समय और संसाधन है, इन्हें ध्यान से रखते हुए निर्णय लेंगे कि कितना मार्जिन ऑफ एरर आपको मंजूर है। आखिरकार यह भी पैसे का ही मामला निकला। मगर कहानी अभी अधूरी है। सैंपल साइज वाले टेबल में हमने सिर्फ 95% कॉन्फिडेंस लेवल वाला ही सैंपल साइज चुना। यह कॉन्फिडेंस लेवल क्या है और 95% के अलावा बाकी के कॉन्फिडेंस लेवल्स का क्या काम है? यह समझने के लिए चलिए एनीमिया वाले उदाहरण पर फिर ध्यान देते हैं। उस वीडियो में हमने सुना था कि एक साथ 3 सर्वे किए थे। हर सर्वे से अलग अलग पॉइंट एस्टिमेट्स निकले जो यूनिवर्स के सच से कुछ दूरी पर थे। यह भी देखा था कि जब सैंपल साइज घटाया गया तब सच और एस्टिमेट के बीच की दूरी बढ़ गई। 200 इंडिविजुअल्स के सैंपल साइज वाले सर्वे में से एक का एस्टिमेट सच 65% से काफी दूरी पर था। यह 42% था। स्टैट कैल्क ऐप से पता लगता है कि कॉन्फिडेंस लिमिट्स करीब प्लस और माइनस 7% हो, तब सैंपल साइज 200 का निकलता है। इसका मतलब एक सर्वे बहुत ज्यादा गलत था, जिसमें हमारे मंजूर कॉन्फिडेंस लिमिट से काफी दूर का एस्टिमेट मिला। सामान्य तौर से हम समुदाय का सच नहीं जानते, इसलिए सर्वे करते हैं, और अनेक सर्वे नहीं करते, एक ही करते हैं। अगर सिर्फ यह एक ही सर्वे किया होता तो हम शायद अनुमान लगाते कि हमारे जिले की गर्भवती महिलाओं में सिर्फ 42% को अनीमिया है। सर्वे निष्ठापूर्ण किया हो, फिर भी कभी कभार ऐसा नतीजा आने की संभावना रहती है। यह सैंपलिंग की प्रकृति है। सैंपल साइज बढ़ाने से ऐसी बड़ी गलती होने की संभावना कम होती है। यही कॉन्फिडेंस लेवल का रहस्य है। यहाँ स्टैट कैल्क हमें एक काल्पनिक सवाल कर रहा है। पूछ रहा है कि मानो आपने एक नहीं मगर 1000 सर्वे किए तो उनमें से कितनी बार बड़ी गलती माफ करने लायक होगी। यहाँ बड़ी गलती का मतलब है आपने जो मार्जिन ऑफ एरर मंजूर किया है उससे अधिक। जब हम 95% कॉन्फिडेंस लेवल चुनते हैं, हम यह बता रहे हैं कि 1000 सर्वे में से 950 बार नतीजा बताए हुए कॉन्फिडेंस लिमिट्स के बीच ही होंगे। इसका मतलब है कि 1000 में 50 बार वह 42% जैसी बड़ी गलती हो सकती है। सर्वे तो हम एक ही करेंगे, दुर्भाग्य से 5% की ही संभावना है। कभी बड़ी गलती हो सकती है। हर सैंपल सर्वे इतना रिस्क लेके चलता है। अब एक बार नजर डालते हैं सैंपल साइज के टेबल पर। कॉन्फिडेंस लेवल जैसे बढ़ता है, सैंपल साइज भी बढ़ता है। जितना आप ज्यादा सुनिश्चित करना चाहोगे कि गलती न हो, उतनी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इस सारी कहानी में एक शर्त है,
जो स्टैट कैल्क के इस स्क्रीन से शीर्षक में लिखी हुई है। ये सारे सैंपल साइज की गिनती तब तक जायज है जब तक कि आपका सैंपल लेने का तरीका रैंडम हो। अगर आपका सैंपल चुनने का तरीका रैंडम नहीं है तो इन सारे आंकड़ों का कोई मूल्य नहीं है। अलग से सीखेंगे कि रैंडम सैंपल क्या है और कैसे लिया जाता है।